Dear students, for class 11 बच्चों, हम लोग राजनीति विज्ञान की क्लास में दूसरा चैप्टर मौलिक अधिकार और कर्तव्य को पढ़ा और इसके आगे इसी के अंतर्गत आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखेंगे। हम लोग पिछली क्लास में नीति निर्देशक तत्व क्या है और इसके संबंध में अन्य बातों को देखा है। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और साथ ही मौलिक अधिकार की तरह ही नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। तो संविधान के तृतीय भाग में वर्णित मौलिक अधिकार और चतुर्थ भाग में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या सामंजस्य है, क्या डिफरेंसेस है, ये भी हम देखेंगे। इस संबंध में दोनों के बीच या हम संबंध कह लें या अंतर कह लें, ये जो है ये तीन प्रमुख बातों में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार राज्य के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए निर्देशों के समान है, जिनके अनुसार उसे काम करना चाहिए तथा उन्हें शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत मानते हुए उन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार न्याय मान्य है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत कहीं भी कोई समस्या आती है तो न्यायालय इस समस्याओं को दूर करने के लिए अपना पूरा योगदान करता है और उन्हें न्यायालय द्वारा लागू भी किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है न्याय मान्य नहीं है, इसके लिए न्यायालय अपनी कोई सहायता नहीं करती है इसमें, जिससे वे पवित्र घोषणाओं की तरह ही लगते हैं, जिन्हें सरकार देश के प्रशासन में मौलिक मान सकती है और नहीं भी मान सकती। इसके लिए हमारी जो सरकार है बाध्य नहीं होगी और अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों का उपबंध जो है वो संविधान के तृतीय भागों पर लागू होता है, चतुर्थ भाग पर नहीं। तो जबकि मौलिक अधिकार अनिवार्य है और नीति निर्देशक सिद्धांत केवल वैकल्पिक आदर्श ही कहा जा सकता है। तीसरा जो भाग है ये या तीसरा पॉइंट हम देख लें कि राज्य के कानून द्वारा जब तक वे अन्यथा निर्धारित नहीं किए जाते, नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के सहायक है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत की तुलना में मौलिक अधिकार प्राथमिक है। दोनों के बीच किसी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर दोनों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में सिद्धांतों के ऊपर अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। तो इस तरह से आज की वर्तमान स्थिति में हम देख सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है। जब तक संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाती, न्यायालय का कार्य है कि वह यह भी देख ले कि विधानमंडलों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार किया है या नहीं किया है। यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कोई विवाद नहीं है, तब न्यायपालिका के सामने कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर दोनों के बीच विवाद होने पर नीति निर्देशक तत्वों के जवाब में मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है
इसी तरह 1951 के कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के चंपा कम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी धारणा की पुष्टि की है। तो यह बात ठीक है कि कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की वैधता का परीक्षण करते समय उन सिद्धांतों का समर्थन किया है जिन्होंने जनहित के नाम पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन जब कभी सर्वोच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप में इन दोनों में से एक का चयन करने के लिए बाध्य होना पड़े तो उसने बड़ी दृढ़ता के साथ ऐसे दृष्टिकोण को अपनाए हैं। जो सिद्धांत स्पष्ट तौर से न्याय अमान्य है वे तृतीय भाग में वर्णित अधिकारों से उच्च नहीं हो सकते। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है। फिर भी मौलिक अधिकार के क्षेत्र और आकार जो है उसको निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्व की पूर्णतः उपेक्षा भी नहीं कर सकता है। अतः न्यायालय को जहाँ तक संभव हो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अच्छा सामंजस्य के सिद्धांत का अनुपालन भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच किस तरह से सामंजस्य भी है और एक दूसरे से अलग भी हैं। हालांकि दोनों की मान्यता जो है लगभग एक जैसी है, लेकिन मौलिक अधिकार हमारा न्याय संगत है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये न्याय अमान्य है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसके बीच सामंजस्य है या इन दोनों के बीच में कुछ अंतर हैं। ओके, थैंक यू।